ईशानी सुबह से परेशान थी। दरअसल उसकी काम वाली शीतल अचानक गांव चली गई है। क्या हुआ ईशानी, तुम अभी तक किचन में ही लगी हो? अरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। अरे तो क्या करूं, वो शीतल अचानक से छुट्टी लेकर गांव चली गई है, तो घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तुम ऐसे करो, तुम गाड़ी लेकर ऑफिस चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद ऑटो में ऑफिस चले जाऊंगी। इतने में घर के दरवाजे की घंटी बजती है। फिर आलोक ने जैसे ही दरवाजा खोला, जी कहिए कौन है आप? बेटा मैं रामलाल और ये मेरी पत्नी सुधा है। हम यहाँ गांव से आए हैं। बेटा दरअसल तुम्हारे घर के नीचे जो राजेश का फ्लैट है, हम वहाँ पे रहने आए थे। राजेश हमारा भतीजा है। काफी देर से हम दरवाजा बजा रहे हैं, बल भी बजा रहे हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है बेटा। दरअसल बेटा, हमें ना इनके गले का इलाज करवाना है, और हमने कई दिन पहले राजेश को फ़ोन भी कर दिया था कि हम यहाँ आने वाले हैं। तो अभी आप उसे फोन कर लेते। बेटा दरअसल जो फोन की डायरी है वो गाड़ी में ही छूट गई। मैंने हाथ में ही रखी थी तो वो सीट पे ही रह गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अभी राजेश को फोन करता हूँ। हेलो राजेश, कहाँ है भाई? तेरे चाचा चाची आए हैं गांव से। अरे आलोक, आलोक मैं तो थोड़ा यार घर से बाहर हूँ। दरअसल मैं बाहर गांव आया हुआ हूँ। अरे तो वो तो तेरे घर पे आए थे, तेरे भरोसे आए थे, तू ऐसे कैसे चला गया? यार भाई मैं बहुत काम में फंस गया हूँ यहाँ, मेरा निकलना मुश्किल है। यार भाई मैं एक दो दिनों में लौट आऊँगा। तो फिर इन लोगों से क्या कहूँ मैं? अरे मेरे दोस्त, तू मेरा दोस्त है ना, कुछ दिनों की बात है यार, कुछ दिनों तक उनको अपने घर में रख ले, बस एक दो दिन में मैं आने ही वाला हूँ। चल ठीक है, देखता हूँ मैं क्या हो सकता है। आलोक अंदर जाकर ईशानी को सारी बातें बताता है। अरे ये क्या आलोक, तुमने क्यों उन्हें यहाँ रहने दिया? एक तो मेरी मेड यहाँ नहीं है, ऊपर से ये लोग, और आपको पता है ना मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ, तो फिर मैं इतने सारे लोगों का खाना कैसे बना पाऊंगी, कैसे मैनेज होगा सारा कुछ? ईशानी कुछ ही दिनों की बात है यार, और फिर राजेश भी तो बोल रहा है वो कुछ ही दिनों में लौट आएगा। तो फिर यार मुझे उन्हें यहाँ से घर भेजना सही नहीं लगा। प्लीज तुम समझो यार, वे दोनों बुजुर्ग हैं और अपने घर में हम उन्हें इस तरह से बेइज्जती करें तो सही नहीं लगता। अंकल आंटी आप यहाँ आराम से रुक सकते हो, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं। शुक्रिया बेटा। आंटी जी, अंकल जी, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। आपको अगर कुछ खाने का मन करे तो फ्रिज में से ले लेना, और मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बेटी, तुम आराम से ऑफिस जाओ, तुम हमारी चिंता मत करो। आलोक और ईशानी फिर दोनों ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब ईशानी घर लौटकर वापस आती है तो वह देखती है घर में अजीब सी देसी घी की दुर्गंध आ रही थी। ये किस चीज की दुर्गंध है आंटी जी? बेटी, तेरी फ्रिज में वो मलाई का पूरा डोंगा भरा हुआ था बेटा, तो मैंने सोचा मैं उसकी मक्खन निकाल के घी बना देती हूँ, तो ये घी की खुशबू आ रही है बेटी। लेकिन आंटी जी, हम घी कहाँ खाते हैं, हम तो ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं। लेकिन बेटा, दाल में, पराठे में तुम घी का इस्तेमाल कर सकते हो। घी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा। रात को खाना खाकर और किचन का सारा काम निपटाकर जब किसानी अपने कमरे में जा रही होती है तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वह अपना सारा गुस्सा आलोक पर निकालती है। क्या है आलोक, ये मेहमान तुम्हारे कब तक रहेंगे हमारे घर में? अरे हद ही मचा रखी है इन्होंने। आज तो जब मैं ऑफिस से आई तो पूरे घर में घी की ही बदबू आ रही थी। मेरा तो सर दर्द हो गया है तब से। वो बातें कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे बजने की आवाज़ आती है। हाँ जी अंकल जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? बेटा जी वो दरअसल क्या हुआ ना, मुझे खाना खाने के बाद पान खाने की आदत है। तो क्या तुम मेरे साथ पान खाने चल सकते हो? वो क्या है ना, नई नई जगह है तो। हाँ हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, मैं चलता हूँ। नीचे की दुकानें अभी खुली ही होंगी तो हम पान खा के आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेहमानों की सेवा करो, बहुत पुण्य मिलेगा तुम्हें। फिर आलोक और रामलाल दोनों पान खाने चले जाते हैं। वहाँ रास्ते में रामलाल, बेटा राजेश हमारे भाई भाभी का इकलौता बेटा है। हमारे भाई भाभी उसके पैदा होते ही दोनों गुजर गए थे, तो तब से हमने ही उसको पढ़ाया लिखाया और हम भी उसी के भरोसे हैं बेटा। हमारे भी कोई बच्चे नहीं हैं। सोचा था राजेश हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं अंकल जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। आप जितना दिन आपका मन करे आप मेरे घर में आराम से रह सकते हो। जीते रहो बेटा। दरअसल राजेश का अपनी चाची से बहुत प्यार था। वो बचपन से ही उसे अपनी माँ की तरह प्यार करता था, इसीलिए हम उसके पास यहाँ रहने बेझिझक आ गए। सुधा और रामलाल को आलोक के घर में रहते हुए एक हफ्ता हो गया था। वहीं दूसरी ओर राजेश भी आलोक का फोन नहीं उठा रहा था। हालत की गंभीरता को देखते हुए आलोक ने ही रामलाल के गले का इलाज शुरू करवा दिया। फिर एक दिन आलोक के फोन में सामने से राजेश का फोन आता है। अरे राजेश कहाँ है भाई,
मैंने तेरे चाचा जी के गले का इलाज शुरू करवा दिया है। बहुत दिन तुझे कॉल किया, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं उन्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तू कब आ रहा है भाई? तेरे चाचा चाची तेरे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन तू है कि तू मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। अरे भाई मैं क्या बताऊँ यार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मेरा काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे लगभग 1 हफ्ता और लग सकता है। भाई प्लीज़ यार कुछ दिन और चाचा चाची को रख ले यार। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू जल्दी आने की कोशिश करना। बेचारा आलोक बुरी तरह से फंस गया था। वह यहाँ से ईशानी की बातें सुन रहा था और वहाँ से राजेश आने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आलोक बुजुर्ग दंपति की परेशानी समझता था। एक दिन ईशानी आलोक से झगड़ा कर रही थी, तभी सुधा वहाँ सब कुछ सुन लेती है। आलोक, ऐसा कब तक चलेगा? पहले तो हम दोनों की सैलरी में से कितने पैसे बचते थे, और आजकल खर्चा कितना बढ़ गया है। एसी का भी डबल बिल आने लगा है। हमारी गैस महीने में कितना चल जाती थी, लेकिन गैस भी इतनी जल्दी खत्म हो रही है। तुम्हारे ये मेहमान कब जाएंगे यहाँ से? ईशानी जरा धीरे बोलो यार, अंकल आंटी बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठे हैं, वो सुन लेंगे तो क्या होगा? अच्छा लगता है क्या ऐसे अपने घर में? तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो यार, फिर भी यार तुम हद करती हो यार ईशानी। सुधा सारी बात जाकर रामलाल को बता देती है। अगले ही पल रामलाल भी बाजार जाकर घर के लिए ताज़ा सब्जियां, फल फ्रूट, घर का सामान सब कुछ खरीद कर ले आता है। और फिर रात को सुधा बढ़िया बढ़िया खाना बना देती है। जब ईशानी और आलोक ऑफिस से घर आते हैं तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। घर में पूरी साफ सफाई थी। ईशानी जब थकी हुई किचन में गई तो वो देखती है कि खाना भी पूरा बना हुआ था। दाल सब्जी रोटी चावल सब कुछ तैयार था। आलोक बेटा, ईशानी बेटी, जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, फिर मैंने खाना बनाया हुआ है, मिलकर खाना खाते हैं। और हाँ ईशानी, तुम मुझे बता दो, तुम्हारे अंकल जी बाजार से कुछ सामान लेकर आए हैं, ये सब कहाँ लगाना है बता दो। अंकल जी ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जैसा मेरा राजेश है वैसे ही तुम भी हो मेरे लिए। उस दिन के बाद से ईशानी और आलोक के साथ सुधा और रामलाल खूब घुल मिल जाते हैं और वे सभी बहुत प्यार से रहते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और राजेश भी वापस नहीं लौटता है, लेकिन इस बात का ईशानी और आलोक पर कोई असर नहीं होता है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। आज सुधा और रामलाल अपने घर जाने के लिए अपना सामान बांध लेते हैं, तभी राजेश भी लौट आता है। आलोक बेटा, ईशानी बिटिया, तुम दोनों ने हम दोनों को बहुत प्यार दिया है बेटा। ऐसा तो कोई सगा भी प्यार नहीं कर सकता। हम तुम्हें कुछ देने जा रहे हैं बेटा, इसे बड़ों का आशीर्वाद समझ कर ले लेना, ना मत करना बेटा। ये लो आलोक बेटा। चाबी? अंकल जी मैं कुछ समझा नहीं। बेटा दरअसल ये हमारे मुंबई वाले फ्लैट की चाबियां हैं, और हम तो गांव में ही रहते हैं, और जब से हमने ये फ्लैट लिया है हम इसमें आ भी नहीं पाए हैं। वो बंद का बंद ही पड़ा है। हम जानते हैं तुम लोगों की मजबूरी, तुम लोग किराए के फ्लैट में रहते हो। बेटा मना मत करो, तुम हमारे बेटे बहू जैसे ही हो। तुम ये चाबी ले लो और आराम से वहाँ जाकर रहो। हाँ बेटा, वैसे भी हम शुरू से ही अपने गांव वाले मकान में रहते हैं। गांव में हमारा काफ़ी अच्छा मकान है, तो फ्लैट में आने की कभी ज़रूरत ही नहीं हुई। और फिर हमारे लिए गांव का वातावरण ही ठीक है बेटा। लेकिन चाचा जी वो फ्लैट तो आप मुझे देने वाले थे। अंकल जी चलिए, आपकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं और ईशानी आपको एयरपोर्ट छोड़ कर आते हैं। तब आलोक और ईशानी रामलाल और सुधा को अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट छोड़ने चले जाते हैं। राजेश वहाँ खड़ा का खड़ा रह जाता है। वह जानता है कि वह कहाँ गलत था।